अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आज हमारा नावल है द मीडियम बाय नूर राजपूत। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पूरे कमरे में एक भूचाल सा आया हुआ था। कमरा बुरी तरह से हिल रहा था। ऐसा लगता था जैसे अभी खिड़कियां और दरवाजे टूट जाएंगे। मुझे बाहर निकालो, कोई चीख रहा था। बाहर निकालो मुझे, कोई गुर्रा रहा था। गुस्सा, खौफ, दहशत, बुरी तरह। उसकी आवाज़ से झलक रहा था। ऐसा लगता था जैसे कोई पागलों की तरह पूरे कमरे में घूम रहा हो और दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अंदर जो भी था वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पा रहा था। सालों से जारी उसकी ये कोशिश हमेशा नाकाम हो जाती थी। बाहर निकालो मुझे। अब की बार इस आवाज़ में एक अज़ियत सी घुली थी। रात की हौलनाकी में वक्फे वक्फे से पैदा होने वाली ये आवाज़ मज़ीद हौलनाक लगती थी। अचानक एक फरफराहट की आवाज़ उभरी और इस हवेली के मीनार पर, जिसमें वो बंद कमरा था, एक खौफनाक उल्लू ने अपने कदम जमाए। इस उल्लू ने अब सारी रात वहीं बैठकर गुजारनी थी। इन चीखों को भी सालों से सुनता आ रहा था और न जाने कब तक सुनना था। आवाज़ लहरों की शक्ल में सफ़र करती है और लहरों को गुजरने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। वो मीडियम जो आवाज़ों की लहरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। मीडियम आवाज़ को पहचानता है, एक पॉइंट से पहुंचाता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक इंसान से दूसरे इंसान तक। बिल्कुल इसी तरह कुछ मीडियम्स राब्ता कायम करते हैं, एक दुनिया का दूसरी दुनिया से। दो दुनिया को जोड़ते हैं, रास्ता बनाते हैं हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के दरमियान। और वो दूसरी दुनिया कौन सी दुनिया है? हल्की हल्की सी सिसकियां वक्फे वक्फे पूरे कमरे में उभर रही थीं। वो कंबल में मुंह छुपाए मुसलसल रोने में मगन थी। ये कोई नई बात नहीं थी। जब वो इसे बोर्डिंग स्कूल में आई थी, रोज़ाना रात को रोने का शुगल करती थी। वजह इसका यहाँ पर दिल ना लगना था। पास पड़े टेडी बियर को इसने मज़ीद खुद से चिपकाया और सोने की कोशिश की, मगर नहीं, नींद हमेशा की तरह आंखों से कोसों दूर थी। वो 10 साल की बच्ची जो अपने हम उम्र बच्चों के मुकाबले में काफ़ी कम गो थी, अक्सर खामोश रहती थी। 1 महीना हो गया था उसे इस स्कूल में आए हुए, मगर वो अभी तक खुद को यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाई थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजने की खबर दी, अचानक कमरे में एक तेज़ खुशबू सी फैली। कंबल के अंदर मुंह होने के बावजूद भी वो इस खुशबू को अच्छी तरह महसूस कर सकती थी। उसे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और उसने बंद आंखों को मज़ीद ज़ोर से खींचा, जैसे किसी ने अनदेखी चीज़ से खुद को बचाना चाहती हो। कोई इसकी तरफ बढ़ रहा था, वो महसूस कर सकती थी। सो जाओ हनी, एक तलमसाती सी आवाज़ इसके कानों से टकराई। किसी ने इसकी पेशानी पर हाथ रखा और इसके सांस अटक गई। चंद ही पल की बात थी, इसे अपना सर भारी होता महसूस हुआ। सो जाओ, फिर से सरगोशी हुई। अब की बार किसी ने इसका हाथ थामा था। एक पल के 1000वें हिस्से में नींद जैसे उसकी आंखों पर क़यामत की तरह वारिद हुई थी और वो सो गई थी, हमेशा की तरह। उसके रोने और फिर तेज़ खुशबू के साथ इस तलसमाती आवाज़ के उभरने के बाद जब से वो यहाँ आई थी तब से जारी थी। वो रोज़ाना ऐसे ही सोती थी। अब भी वो सो चुकी थी। ये अलग बात थी कि सुबह उठकर वो इस खुशबू को भूल जाती थी, हमेशा की तरह। विजयपुर, इंडिया। सिला, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर। दादू ने सिला को लॉन में गमलों में लगे पौधों में पानी डालते देखा तो गुस्से से कहा, गजब खुदा का, मगरिब होने वाली है और तुम इस वक्त बाहर हो। दादू के तेवर खतरनाक लग रहे थे। वो असर के बाद किसी लड़की को लॉन में नहीं आने देती थी। दादू, बस मैं अंदर ही जा रही थी, सिला ने जवाब दिया। अलमीरा कहाँ है? एक और सवाल आया। पता नहीं दादू, अभी तो यहीं थी, अभी अंदर गई थी। अभी सिला बता ही रही थी जब वो स्पार्ट से चेहरे के साथ बाहर आई और गैराज की तरफ चल पड़ी। दादू, वो रही मीरा। सिला ने इसकी तरफ इशारा किया जो गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगी थी। अलमीरा, दादू ने सख्त से लहजे में इसे पुकारा। वो रुकी, ठहरी और फिर पलट कर दादू की तरफ देखा। वो दादू के चेहरे पर गुस्सा देख सकती थी, जो अपनी मोटी शीशों वाली ऐनक नाक पर जमाए इसे ही घूर रही थी। जी दादू, वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती इनकी जानिब बढ़ रही थी। कहाँ जा रही हो इस वक्त? दादू ने पूछा। जी, वो मैं दरगाह जा रही थी, मीरा ने जवाब दिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस वक्त तुम दरगाह जाओगी?
वो भी इन कपड़ों में? दादू ने गुस्से से सुर्ख होते चेहरे के साथ इसके स्याह कपड़ों की तरफ इशारा किया। क्या हुआ इन कपड़ों को? मीरा ने मासूमियत से पूछा। बहुत डील दे रखी है तुम्हें सब ने। एक तो तुम ये मनहूसियत वाला रंग पहनने से बाज नहीं आती, और अब तुम पर दरगाह जाने का भूत सवार हो चुका है। क्या मैं पूछ सकती हूँ ऐसा क्यों? दादो गर्जी। हाँ दादो, ये नमाज के बाद दुआ तो मांगती नहीं, और पता नहीं दरगाह पर क्या मन्नत मानने जाती है। सिला की बात पर मीरा ने घूर कर इसे देखा, लेकिन बतीसी निकालकर दादो का पारा मजीद हाई कर चुकी थी। इसे क्या घूर रही हो? वो ठीक कह रही है, तुम दरगाह नहीं जाओगी, वो भी इस वक्त। अरे रास्ते में वो इतना खौफनाक मंदिर आता है, अल्लाह जाने वहाँ कौन कौन सी शैतानी बलाएं भटकती फिरती हैं। पर दादो, आप जानती हैं मैं इन बातों को नहीं मानती, और मुझे दरगाह जाना है तो जाना है बस। वो कहकर रुकी नहीं, बल्कि गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी। ड्राइवर को तो साथ ले जाओ। दादू की परेशान सी आवाज़ गूंजी। इससे पहले कि दादू किसी ड्राइवर को आवाज़ देती, मीरा जन से गाड़ी भगाकर गेट से बाहर निकल गई थी, और दादू को गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, जो अब पूरे घर पर उतरना था। इनकी इस पोती ने इन्हें बुरी तरह से जिच कर दिया था। दरगाह पर लोगों का हजूम लगा था। लोग आ जा रहे थे, इन्हें चादरें चढ़ाई जा रही थी। वो एक तरफ बैठी खामोशी से ये मंजर देख रही थी। कुछ मलंग मट्टी से अटे और फटे पुराने सब्ज कपड़े पहने धमाल डालने में मगन थे। कुछ लड़कियां और औरतें एक दरख्त पर धागा बांध रही थी, जाने क्या मन्नतें मानी जा रही थी। वो मिट्टी के बने चबूतरे बैठी सब कुछ देख रही थी। देखते ही देखते उसकी आंखें नम होने शुरू हुई। इसे भी कुछ मांगना था, मगर क्या? वो खुद नहीं जानती थी। वो तो दुआ मांगना ही जैसे भूल चुकी थी। जैसे ही रात का अंधेरा फैलना शुरू हुआ, वो अपनी जगह से उठी और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। ये धागा लेती जा बेटी, ये तुम्हारी मुराद पूरी होने में मदद करेगा। एक मर्दाना आवाज़ पर वो पलटी। सामने एक मलंग हाथ में एक सब्ज धागा लिए खड़ा था। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मीरा ने एक नज़र इस धागे को देखा और फिर कहा, तुम्हारी मर्जी। वो मलंग धागा लिए आगे बढ़ गया, और मीरा सर झटक कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद वो अपने घर की तरफ रवां दवां थी। शॉट रेडी है सर, आकर चेक कर लें। वो फ़ोन पर बिजी था जब इसके पास आकाश की आवाज़ गूंजी। हाँ मैं आता हूँ, डायरेक्टर ने इसकी बात सुनकर जवाब दिया, और फिर कुछ देर बाद वो शॉट देखने चला गया। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, हीरोइन अपने डायलॉग बोल रही थी। मुझे अंधेरों की दुनिया से निकाल कर सितारों के जहां में ले जाओ, हीरोइन किसी ट्रांस के ज़रिए असर सामने खड़े हीरो से कह रही थी। डायरेक्टर के चेहरे पर एक चमक उभरी। कट, बहुत ज़बरदस्त शॉट दिया तुमने अमीशा, डायरेक्टर ने कहा, जिस पर अमीशा मुस्कुरा उठी। बाकी फिल्म की शूटिंग इंग्लैंड में होगी, हमें रात को निकलना है, सब अपना सामान पैक कर लें, डायरेक्टर ने ऊंची आवाज़ में कहा, और पूरे सेट पर एक हलचल सी मच गई थी। आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद इसकी गाड़ी एक झटके से रुक गई थी। मीरा का दिल हल्का सा कांपा था। हमेशा की तरह इसकी गाड़ी इस पुराने मंदिर के पास आकर रुक गई थी। ऐसा वापसी पर ही होता था, जब अंधेरा हो जाता था और वो घर वापस जा रही होती थी। गाड़ी की लाइट्स बंद हुई तो मीरा की पेशानी पर पसीने के नन्हे से कतरे उभरे। इस सुनसान रास्ते पर वो जानबूझकर आती थी, और हर बार इसके साथ ऐसा ही होता था। वो हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकली और वीरान मंदिर को देखा, जो रात की होलनाकी में मजीद खौफनाक लगता था। मीरा, किसी ने इसे पुकारा था। आवाज़ नस्वानी थी, और वो बिना सोचे समझे किसी ट्रांस के ज़रिए असर मंदिर की तरफ बढ़ी। आओ मीरा, कोई इसे बुला रहा था, और वो चली जा रही थी इस वीरान पुराने मंदिर की तरफ, जिसकी घंटियां खुद ब खुद बजना शुरू हो गई थी। मीरा किसी ट्रांस के ज़रिए असर थी। वो बेख्तियार ही आगे बढ़ रही थी, अंजाम की परवाह किए बगैर, या फिर इसे पता ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। आओ मीरा, आओ, कि सदाएं जैसे हवाओं में रक्स कर रही थीं। बोर्डिंग स्कूल के लॉन में बच्चों ने एक उधम मचा रखा था। सारे बच्चे सब कुछ भुलाए खेल रहे थे। एक वो थी जो खामोश बैठी थी। इसकी आंखों में एक अजीब सा तासुर था। सामने सेकंड फ्लोर पर ग्रिल के पास खड़े एक बच्चे पर इसकी नज़रें आकर रुक गई। वो इसे चंद पल देखती रही। देखते ही देखते इसकी आंखों में खौफ उभरा। वो एक झटके से अपनी जगह से उठी। पीछे हट जाओ, तुम गिर जाओगे, वो चिल्लाई, लेकिन इस बच्चे तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंची थी। शायद तभी वो अपनी जगह पर खड़ा रहा। पीछे हट जाओ, वो फिर से चीखी। वो हाथ हिलाकर इससे अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही थी।
आसपास के बच्चे इसे अजीब अजीब नज़रों से देख रहे थे। ऊपर खड़े लड़के की भी नज़र इस पर पड़ी। वो चौंका, लेकिन अपनी जगह से हिला नहीं। वो ऊपर की जानिब भागी। लॉन में खामोशी छा गई थी। सारे बच्चे इसे देख रहे थे और वो पागलों की तरह ऊपर की तरफ भाग रही थी। जब वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंची, ग्रिल हैरत अंगेज तौर पर टूटी और वो लड़का जो इस ग्रिल पर हाथ टिकाए खड़ा था, ग्रिल समेत नीचे गिरा। एक धमाके की आवाज़ उभरी और फिर खामोशी छा गई। सारे बच्चे फटी फटी नज़रों से कभी नीचे लड़के और कभी उसे देख रहे थे, जिसका रंग सफ़ेद पड़ चुका था। देखो आमिशा, तुम्हें करैक्टर में घुसना होगा। ये एक हॉरर मूवी है। शॉट के वक्त तुम भूल जाया करो कि तुम आमिशा हो, बल्कि ये महसूस किया करो कि तुम रामिनी हो, सिर्फ रामिनी, वो रामिनी जिसके दर्द को हम दिखाना चाहते हैं। डायरेक्टर बहुत प्यार से अपनी चहेती हीरोइन को समझा रहा था। फिल्म की 30% शूटिंग मुकम्मल हो चुकी थी और बाकी 70% इंग्लैंड में होनी थी, जिसके लिए वो लोग इंग्लैंड पहुंच चुके थे। जेके प्रोडक्शन की पूरी टीम इस वक्त इस फिल्म को लेकर बहुत खुश थी। वजह शायद ये हॉरर स्टोरी थी जिस पर वो लोग फिल्म बना रहे थे। इनकी गाड़ियाँ आगे पीछे बड़े से गेट से दाखिल होकर इस शाही महल के सामने रुकी थी, जहाँ फिल्म की बाकी शूटिंग की जानी थी। अमीशा ने गाड़ी के शीशे से इस बड़े से महल को देखा, जो अपनी पुरअसरारियत के साथ उसे बहुत अजीब सा लगा था। वो कुछ देर नज़रें जमाई इसे देखती रही। अचानक इसे खुद पर किसी की निगाहें महसूस हुई और फिर एक झुरझुरी से लेकर वो रुख फेर गई थी। जैसे ही मीरा इस मंदिर के सामने पहुंची, अचानक घंटियां बजना बंद हो गईं। वो चौंक कर जैसे होश में आई। अपने आप को इस मंदिर के सामने देखा तो घबराकर इसने अपना हाथ गले में पहने लॉकेट पर रख दिया। अंधेरा होने की वजह से इसे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा था। वो वापस मुड़ने लगी थी जब इसकी नज़र अचानक मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी। इसे वहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। गौर से देखने पर वो इसे पहचान गई थी। रेहान, मीरा ने ज़ेरे लब पुकारा। रेहान इस वक्त यहाँ क्या कर रहा था? वो हैरान हुई। पुराने मंदिर के इर्द गिर्द शैतानी बलाएं घूमती हैं। इसके जहन में दादों और सिला की आवाज़ गूंजी। वो घबरा कर पलटी और वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। कहाँ जा रही हो मीरा? आवाज़ पर वो करंट खाकर पलटी। वो रेहान की आवाज़ थी। वो इसे पहचानती थी अच्छी तरह। बोर्डिंग हाउस में एक अजीब सा खौफ फैल गया था। इस बच्चे के ऊपर से गिर के मौत हो जाने की वजह से बाकी सारे बच्चे सहम गए थे। तुमने इसे गिरते हुए देखा था क्या? हेडमास्टर ने अपने सामने खड़ी बच्ची से पूछा। हाँ, मैंने इसे मना किया था कि पीछे हो जाओ, तुम गिर जाओगे, मगर इसे मेरी बात समझ ही नहीं आई। वो बता रही थी। और तुम्हें कैसे पता चला कि वो गिर जाएगा? मैंने देखा था। क्या देखा तुमने? हेडमास्टर ने मोटे शीशों वाली ऐनक को नाक पर जुमाए इससे पूछा। मैंने देखा कि वो नीचे गिरने वाला है, वो कंफ्यूज सी बता रही थी। हेडमास्टर इसकी बात पर चौंका। जब वो नीचे गिर चुका था तब सबने देखा था। नहीं, जब मैंने देखा तब वो नीचे नहीं गिरा था। मैंने इससे कहा था कि पीछे हो जाओ, तुम गिर जाओगे, मगर इसने मेरी बात नहीं सुनी। इसने हेडमास्टर की बात काटी और कामती आवाज़ में बताया। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि पहले ही कैसे देख लिया तुमने वो सब, जो अभी वकूफ़ पज़ीर हुआ भी नहीं था। हेडमास्टर की बात पर वो सर झुकाए खड़ी रही। यह तो वो खुद भी नहीं जानती थी कि इसने कैसे देख लिया। हेडमास्टर आपसे कुछ पूछ रहे हैं, इन्हें जवाब दो। इसकी खामोशी पर एक टीचर ने इसे मुखातिब किया। कुछ देर तक वो बेबसी से होंठ कुचलती रही और फिर जब इसने नज़रें उठाई तो सब हैरान रह गए थे। इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं और फिर एक आंसू निकलकर इसके नाजुक गाल पर फिसल गया। इसके पास हेडमास्टर के सवाल का जवाब नहीं था। ये मर्डर केस है या एक्सीडेंट, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। सर, मीडिया वाले सवाल कर रहे हैं कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करती। पुलिस इंस्पेक्टर दाऊद ने अपने सामने बैठे ऑफिसर से कहा। केस बहुत उलझा हुआ है। जी सर, अब बस एक ही इंसान हमारी मदद कर सकता है, इनफैक्ट कर सकती है, दाऊद ने आहिस्ता से कहा। तुम्हें लगता है कि वो लड़की सच बोलती है? हो सकता है वो ड्रामा करती हो। ऑफिसर के चेहरे पर बेयकीनी थी। ये तो आप उससे मिलकर ही जान सकते हैं कि वो फेक है या सच में वो एक अजूबा है, दाऊद ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया। क्या नाम है बताया था तुमने इस लड़की का? हाइना गिलानी, दाऊद ने बताया। मैं ये केस हल कर लूँगा बहुत जल्द, मुझे सुराग मिल चुका है, लेकिन तुम इसकी इतनी तारीफ़ कर रहे हो तो मैं इस लड़की से मिलना चाहूँगा। ऑफिसर साहब को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था, तभी वो बेनियाजी से कह रहा था। जी ज़रूर सर, और मुझे उम्मीद है कि आप इससे मुतासिर हुए बिना नहीं रह पाएंगे।
ऑफिसर दानिश तैमूर को मुतासिर करना इतना आसान है क्या? इसने एक आईब्रो उठाकर पूछा। बिल्कुल भी नहीं, दाऊद मुस्कुराया, लेकिन आप इससे मुतासिर हुए बिना नहीं रह पाएंगे। अच्छा, बस बस, इतनी तारीफ नहीं सुनता मैं किसी की। दानिश ने हाथ उठाकर दाऊद को मना किया और दाऊद मुस्कुरा कर रह गया। वो कोलीग होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी थे और दाऊद इससे अच्छी तरह से वाकिफ़ था। वो किसी से मुतासिर नहीं होता था, हो नहीं सकता था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो रेहान? मीरा ने हैरत से पूछा। तुम्हारा इंतज़ार। वो मुस्कुराया। तुम पागल हो? वो वापसी के लिए मुड़ी। तुमने कर दिया है। वो फिर मुस्कुराया। कोई इतनी रात को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर क्या करता है? वो गुस्से में थी। क्या कोई इतनी रात को मंदिर के पास से गुजरता है भला? वो भी रोज़ाना। वो भी रेहान था, पीछे नहीं हट सकता था। ओह, तो तुम्हें दाऊद ने बताया? इनफैक्ट उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा मुझ पर नज़र रखने के लिए। वो जो गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगी थी, रेहान की बात सुनकर रुकी और फिर जो गलत समझा वही सुना दिया। ओह नो, दाऊद ने नहीं भेजा। तो फिर? मैं खुद आया हूँ, रेहान ने जवाब दिया। तो तुम मेरा पीछा करते रहते हो? करना पड़ता है। वो फिर मुस्कुराया और मीरा को इसके मुस्कुराने से चिढ़ हुई थी। वो बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठी और इसे स्टार्ट किया, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी। वो बार बार स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी, मगर गाड़ी तो जैसे जम गई थी। ये स्टार्ट नहीं होगी मैडम, क्योंकि ये जान चुकी है, रेहान आ गया है। वो गाड़ी के अधखुले शीशे से झुक कर कह रहा था और मीरा एक गहरी सांस लेकर रह गई थी। बादल नाख्वास्ता, अब इसे रेहान के साथ जाना था। कुछ देर बाद वो इसके साथ इसकी गाड़ी में बैठी थी और शीशे से बाहर नजर न आने वाले दरख्तों को देख रही थी। रेहान खामोश था। मुझसे कितना प्यार करते हो? वो पूछ रही थी। बहुत ज़्यादा, वो मुस्कुराया था। कितना? इतना कि जान दे सकता हूँ। क्या किसी की जान ले भी सकते हो मेरी खातिर? हाँ, तुम्हारे लिए मैं किसी की जान भी ले सकता हूँ। वो इसे यकीन दहानी करा रहा था। रेहान। मीरा ने इसे खामोश देखा तो पुकारा। वो जैसे ख्यालों की दुनिया से मीरा की पुकार पर चौंक कर बाहर आया। तुम इंडिया क्यों आए हो? वो पूछ रही थी। अपनी जान की खातिर, रेहान ने चार जवाब दिया और फिर ड्राइविंग की तरफ मुतवज्जा मरकूज कर दी। वो हिलाफे तवक्का एकदम संजीदा हो गया था और मीरा खामोश। वो मज़ीद कुछ पूछ नहीं सकती थी। वो कोट की जेबों में हाथ डाले गहरी नज़रों से गाड़ी को देख रहा था, जो बुरी तरह से टूट फूट कर शिकार हो गई थी। आस-पास पुलिस वाले फिर रहे थे। दाऊद इसके साथ था, जबकि ऑफिसर दानिश तैमूर दूर खड़ा इसे घूर रहा था। गाड़ी इस रास्ते से हाईवे पर चढ़ी और फिर फुटपाथ को तोड़ते हुए जंगल के इस तरफ जा गिरी, दाऊद ने बताया, जबकि वो गौर से हर चीज़ को देख रही थी, शायद महसूस करना चाहती थी। मकतूल की पोस्टमार्टम के मुताबिक वो नशे में था और इसी वजह से इसे पता नहीं चला। दाऊद बोले जा रहा था, जबकि वो खामोश थी। क्या मैं गाड़ी को अंदर से चेक कर सकती हूँ? दाऊद की बात पर इसने पूछा। श्योर। और वो गाड़ी का दरवाज़ा खुलकर अंदर बैठ गई। अंदर शराब की एक बोतल पड़ी थी। इसने वो बोतल टिश्यू की मदद से उठाई और फिर दाऊद की तरफ इशारा किया। क्या वो इसे छू सकती है? और दाऊद ने दानिश तैमूर की तरफ देखा, जिसने इस बात में सर हिला दिया। इसने टिश्यू को नीचे गिराकर बोतल को अपने हाथों में पकड़ा। कुछ देर इसे पकड़े रखा और फिर वापस रख दिया। इसके बाद इसने स्टीयरिंग पर हाथ रखे। चंद सेकंड्स के बाद वो एक झटके से बाहर निकली। मैंने कहा था ना कि ये एक एक्सीडेंट है, दाऊद ने इसके बाहर निकलने पर कहा। हरगिज़ नहीं, ये एक एक्सीडेंट नहीं है, इसने दाऊद की बात काटी। तो मिस खाइना गिलानी, क्या सबूत है आपके पास कि ये एक्सीडेंट नहीं है? हाइना के पीछे ऑफिसर दानिश तैमूर की आवाज़ गूंजी। वो इसकी आवाज़ पर पलटी, जो गहरी नज़रों से इसे देख रहा था। सबूत वो बोतल है जो गाड़ी के अंदर मौजूद है, हाइना ने जवाब दिया। अच्छा, वो कैसे? वो इसे पूरी तरह चेक कर रहा था। जो शख्स गाड़ी ड्राइव कर रहा था, इसने इस बोतल को नहीं छुआ। ये किसी और ने इस गाड़ी में रखी थी। वो संजीदा सी बता रही थी। हाँ हाँ, अच्छा, किसने? भूत ने। और अब आप कहेंगी कि भूत भी होते हैं। ऑफिसर दानिश ने इसका मजाक उड़ाया, जबकि वो खामोश रही और फिर चंद कदम चलकर सड़क के दरमियान में खड़ी हो गई, जहाँ से गाड़ी फुटपाथ को तोड़कर जंगल में गिरी थी, वहाँ से कुछ फासले पर। ये एक बेवकूफ़ लड़की है, मेजर दानिश ने दाऊद से कहा और फिर फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हो गया, जिस पर कोई नंबर जगमगा रहा था। यस, इसने कॉल उठाने के बाद कहा। सर, फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी के स्टीयरिंग और इसमें मौजूद बोतल पर दो अलग अलग लोगों की उंगलियों के निशानात हैं।
डॉक्टर की बात सुनकर ऑफिसर दानिश चौंका। डॉक्टर कुछ और भी बता रहा था, लेकिन वो हैरत से हाइना गिलानी को देख रहा था, जो इसकी तरफ बढ़ रही थी। जो चीज़ नज़र ना आए इसका ये मतलब नहीं होता कि वो मौजूद नहीं है। ऑफिसर का इनकार तो कभी साइंस ने भी नहीं किया, घूस्ट साहब। और फिर वो कहकर रुकी नहीं थी, बल्कि कोट की जेबों में हाथ डालकर एक तरफ बढ़ गई थी, और वो हैरत से इसे देखता रह गया था। वो गहरी नींद सोई हुई थी। कमरे में पुरसुकून सी खामोशी छाई थी। घड़ी के टिक टिक आवाज़ वाज़ा सुनाई दे रही थी। कमरे की अधखुली खिड़की से एक हवा का झोंका अंदर दाखिल हुआ और इसकी तरफ बढ़ा। वो झोंका एक गोले की शक्ल में था, और फिर किसी ने दोनों हाथों से इसकी गर्दन दबोच ली। इसने एक झटके से आंखें खोली। इसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन इसे अपनी गर्दन पर वाज़ा दबाव महसूस हो रहा था। और फिर कुछ देर बाद किसी ने इसे गर्दन पकड़े नीचे पटहा। मीरा की एक खौफनाक चीख बुलंद हुई थी। कमरे में कोई भी नहीं था। वो बुरी तरह से डर गई थी, और फिर वो चीखती हुई कमरे से बाहर भागी। वो जैसे ही लाउंज में दाखिल हुई तो हैरान रह गई। लाउंज लोगों से भरा हुआ था। इसकी चीखें कभी दब कर रह गई थी। शायद वहाँ कोई टी पार्टी चल रही थी। तुम उठ गई मीरा। सिला उसकी तरफ बढ़ी, और वो घबराई घबराई सी सब देख रही थी। तुमने तो कहा था कि तुम पार्टी में नहीं आओगी, सिला पूछ रही थी। चलो अच्छा हुआ तुम आ गई, लेकिन अगर आना था तो चेंज कर लेती। सिला ने इसके पाँव को छूते स्याह गाउन की तरफ इशारा किया, जिसमें सिलवटें पड़ी हुई थी। घर के बाकी लोग मेहमानों को मेहमान नवाजी में लगे हुए थे। मीरा ने आंखों में आई नमी को अंदर की तरफ खींचा। मुझे पानी चाहिए, वो एक तरफ बैठते हुए बोली। अच्छा मैं लाती हूँ, सिला कहते हुए एक तरफ चली गई। वो खामोशी से इस चकाचौंध को देख रही थी। सब बहुत खुश नज़र आ रहे थे, खुशकपियों में मसरूफ़। शायद किसी का इस तरफ ध्यान ही नहीं था। ये लो पानी पी लो, और फिर अच्छे से तैयार होकर नीचे आ जाना, सिला ने इसके सामने पानी का गिलास रखते हुए कहा, और फिर अपनी फ्रेंड्स की तरफ चली गई। वो एक ही सांस में पूरा गिलास ख़त्म कर गई थी। एक नज़र चारों तरफ डालकर वो खामोशी से उठी और वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। आंखों में फिर नमी सी चमकी। राज आंखें तेरी सब बयां कर रही हैं, सुन रहा दिल तेरी खामोशियाँ। खूबसूरत सी आवाज़ इसके खूबसूरत सी आवाज़ पर इसके कदम रुके। हॉल में एकदम खामोशी छा गई थी। गिटार पर धुन की आवाज़ सुनाई दे रही थी, सुन रहा दिल तेरी खामोशियाँ। मीरा ने पलट कर देखा तो वो हाथ में गिटार पकड़े गुनगुनाता इसी की तरफ बढ़ रहा था। कुछ कहो न सुनो, पास मेरे रहो, इश्क की कैसी हैं ये गहराइयाँ। रेहान अब इसके पास पहुंचकर इसके गिर्द दायरे में घूम रहा था। हॉल में मौजूद हर शख्स की नज़रें इन पर मरकूज थीं, और रेहान की मीरा पर जमी थी। वो गुनगुनाने के साथ साथ इसे देख रहा था। साया भी जिस्म से होता है क्या जुदा, जितनी भी जोर की हो आंधियाँ। मीरा ने वापस जाने के लिए कदम बढ़ाए थे, मगर वो गिटार लिए इसके रास्ते में हायल हो गया। राज आंखें तेरी सब बयां कर रही हैं, सुन रहा दिल तेरी खामोशियाँ। मीरा सिर झुकाए खड़ी थी। जैसे ही वो खामोश हुआ, पूरा हॉल तालियों से गूंज गया। एक लड़का रेहान की तरफ बढ़ा और इसने अपना गिटार इस लड़के को पकड़ा दिया। रो क्यों रही हो मीरा? रेहान ने मुंह के पास लगे माइक को उतारा, पूछा। इसने ये गाना मेरे लिए ही गाया था। बहुत से लोग इन्हें रश्क, जबकि कुछ लोग हसद की नज़रों से देख रहे थे। मीरा आंखें नीचे किए इनमें आई नमी को छुपाने की कोशिश कर रही थी। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। जब इसने कोई जवाब न दिया तो रेहान ने दोबारा पूछा, मेरा रास्ता छोड़े प्लीज़, मुझे अंदर जाना है। मीरा बोली तो इसकी आवाज़ काम रही थी। रेहान ने इसका हाथ थामना चाहा, मगर वो एक झटके से पीछे हुई। प्लीज़, मीरा ने मिन्नत की। वो लोगों की नज़रों में नहीं आना चाहती थी। क्या हम अच्छे दोस्त नहीं बन सकते मीरा? रेहान ने पूछा। मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं, मीरा ने सख्ती से जवाब दिया। दादो गहरी नज़रों से दोनों को देख रही थी। इनके दिल की ख्वाहिश थी कि इनके ये अब नॉर्मल पोती किसी तरह नॉर्मल हो जाए, और सिर्फ इन्हीं को नहीं बल्कि पूरी हवेली को रेहान के रूप में उम्मीद मिली थी। वो मीरा को चाहता था, और सबको लगता था कि शायद वो मीरा को जीना सिखा दे। इसीलिए जहाँ मीरा होती वहाँ रेहान पाया जाता था। वो शायद इसके दर्द को महसूस करता था। मुझे नींद आ रही है, मीरा कहकर रुकी नहीं थी, बल्कि वो चली गई थी। जबकि रेहान ने एक गहरी सांस लेकर दादो की तरफ देखा, जिन्होंने इस बात में सर हिलाया। वो होले से मुस्कुराता दादो की तरफ बढ़ गया। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दादो आपकी पोती पर। दादो के पास जाकर इसने मुस्कुराते हुए कहा, देख लो बेटा, हमारी आखिरी उम्मीद तुम हो। दादू ने कहा तो इनकी आवाज़ में जैसे खौफ था कि कहीं रेहान भी मीरा को छोड़कर चला न जाए।
बेफिक्र रहें दादू, मीरा बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। वो होशदिली से मुस्कुराया। इसकी नज़रें बार बार ऊपर मीरा के कमरे की तरफ उठ रही थी, जिसमें लाइट जलती नजर आ रही थी, यानी वो जाग रही थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था। 10 साला बच्ची अब 13 साल की हो चुकी थी। वो मायूस सी खुशबू, वो गंभीर सा लहजा आज भी इसे सुनाई देता था। बोर्डिंग हाउस के सारे बच्चे इससे एक फासले पर रहते थे। वो इन सब में अजीब थी, यह शायद सबको लगती थी। स्कूल के सारे टीचर्स भी उसे अजीब समझते थे। वजह इसका मुस्तकबिल में होने वाले वाक़ये के बारे में पहले बता देना था। अब इसका जहन इस खुशबू को पहचानने लगा था। ये शायद वक्त के साथ साथ वो खुशबू इसके दिमाग में रचने बसने लगी थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, इसने फट से मुंह कंबल से बाहर निकाला। वो जानना चाहती थी, जो इसके साथ होता है वो ख्वाब है या हकीकत। तेज़ खुशबू ने कमरे को अपनी लिपट में लिया। इसकी आंखें ना चाहने के बावजूद भी बंद होने लगी। सो जाओ हनी, किसी ने फिर इसके कान के करीब सरगोशी की। इसे अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, लेकिन इसकी आंखें नहीं खुल रही थी। वो महसूस कर सकती थी कि कोई इसके पास है, लेकिन वो आंखें खोल नहीं सकती थी। ऐसा लगता था जैसे टन्नों वज़न इसकी पलकों पर रख दिया गया हो, ताकि वो इन्हें खोल ना पाए। फिर किसी ने अपना हाथ इसकी पेशानी पर रखा। एक सुकून सा इससे अपने अंदर उतरता महसूस हुआ। हु आर यू? वो पूछना चाहती थी, लेकिन अल्फाज जैसे इसके गले में अटक कर रह गए, और वो चंद ही पल के अंदर गहरी नींद सो गई थी। पार्टी खत्म हो चुकी थी। सभी मेहमान जा चुके थे। एक वो था जो अभी तक हवेली में मौजूद था। वो सो चुकी होगी रेहान भाई, अब आप भी सो जाएं। वो जो मीरा के कमरे को टिटकी बांधे घूर रहा था, सिला की आवाज़ पर चौंका। वो जाग रही है, रेहान ने आहिस्ता से कहा। अच्छा, आपको कैसे पता? सिला हैरान हुई। लाइट्स ऑन है इसके कमरे की, मतलब वो जाग रही है। रेहान ने जवाब दिया। मीरा के कमरे की खिड़की से रोशनी नजर आ रही थी। वैसे आजकल वो लाइट्स ऑन करके ही सोती है। जानता हूँ, वो हल्का सा मुस्कुराया, जैसे पहले से ही सब जानता हो। लगता है जैसे जैसे इसे किसी चीज़ से डर लगता है। वो अक्सर जाग रही होती है। सिला की बात पर रेहान चौंका। इसके दिल को कुछ हुआ, लेकिन फिर कुछ सोचकर इसके चेहरे की मुस्कुराहट लौट आई थी, और दिल पहले वाले अंदाज पर धड़कना शुरू हो गया था। हाँ, मुझसे डरती है वो। इसके लिए तो मैं एक भूत ही हूँ। वो फिर दिलकशी से मुस्कुराया। हाय, इतना अच्छा भूत! क्या सारे जिन भूत आप जैसे होते हैं? सिला ने पूछा। क्या तुम्हें भी मैं भूत नजर आता हूँ? रेहान ने इसे हल्की से घूरा। अरे नहीं रेहान भाई, मैं तो मजाक कर रही थी, सिला ने माजरत की। मैं चलता हूँ, तुम मीरा को देख आना, यकीनन वो जाग रही होगी। रेहान कहकर रुका नहीं, बल्कि दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। ये रेहान भाई भी ना बहुत ही अजीब है, कभी इतने खड़ूस बन जाते हैं और कभी इतने फ्रैंक हो जाते हैं। मुझे इनकी बिल्कुल समझ नहीं आती। वो बड़बड़ाती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। मेन गेट से अपनी गाड़ी बाहर निकालने से पहले रेहान ने ऊपर मीरा के कमरे को देखा। देखते ही देखते इसके लबों पर मुस्कुराहट उभरी। इसका काम हो चुका था, बल्कि काम होना शुरू हो चुका था। फिर वो जन सु- फिर वो जन सुस्त गाड़ी भगाकर ले गया। जेके प्रोडक्शन की पूरी टीम को इंग्लैंड आए आज दूसरा दिन था। सेट अरेंज किया गया था। कल से फिल्म की शूटिंग शुरू होनी थी। अमीशा, हीरोइन, अपने कमरे में ड्रेसिंग के सामने बैठी अपने हाथों पर लोशन लगा रही थी। रात के 2 बजे का वक्त था। तकरीबन सभी सो चुके थे। जब से वो यहाँ आई थी, ठीक से सो नहीं पा रही थी। वजह न जाने क्यों उसे यहाँ खौफ महसूस होता था। हाथों से होते हुए इसकी नज़र सामने खड़े कद आवर आईने पर पड़ी, और वो एक झटके से खड़ी हो गई। चीख इसके हलक में अटक गई थी। वो झटके से पलटी और कमरे की खुली हुई खिड़की को देखा, जहाँ कोई भी नहीं था। फिर इसने मुड़कर दोबारा आईने को देखा, जिसमें इसका अक्स उभर रहा था। अमीशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसकी पेशानी पर पसीने के कतरे उभरे। इसने अभी आईने में किसी को देखा था। हाँ, कोई इसकी विंडो में खड़ा था। शायद कोई लड़की। स्याह बालों से इसका चेहरा छुपा हुआ था, लेकिन अब वहाँ कोई भी नहीं था। ये सब क्या हो रहा है? अमीशा ने बेड पर बैठते हुए सोचा। ये फिल्म इसके लिए बहुत अहम थी, लेकिन जब से इसने इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया था, तब से इसके साथ कुछ ना कुछ हो रहा था। शायद मैं थक चुकी हूँ, इसीलिए मेरा दिमाग में ये सब चल रहा है, अमीशा ने खुद को समझाया। मुझे सो जाना चाहिए, वो बिस्तर पर लेटते हुए खुद से कहने लगी। अभी जो कुछ इसने देखा, वो इसे अपना वहम समझकर साइड टेबल पर रखे लैंप को ऑफ करके सोने के लिए आंखें बंद कर चुकी थी। कैसा लगा सर आपको इस लड़की से मिलकर? दाऊद मुस्कुराहट छुपाए अपने सामने फाइल में सर घुसाए दानिश से पूछ रहा था। पहली बात तो ये कि तुम मुझे घर में सर मत कहा करो, और दूसरी बात, इस लड़की में कुछ भी ऐसा नहीं जिससे मैं इम्प्रेस हो जाऊं। तो प्लीज़ आप अपनी ज़ुबान
बंद करके बैठो। दानिश तैमूर ने फाइल से सर उठाकर दाऊद को घूरते हुए देखा। वो दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। अगर तुम घर को भी पुलिस स्टेशन बनाओगे तो मुझे यहाँ पर भी तुम्हें सर बुलाना पड़ेगा ना, दाऊद ने मुंह बसोरते हुए बताया। अच्छा जाओ, चाय बना कर लाओ अपने और मेरे लिए, दानिश ने हुक्म दिया। अब ऐसी भी बात नहीं कि हाइना गिलानी में कुछ खास नहीं। मैंने तुम्हारी शक्ल देखी थी, तुम शॉक्ड हो गए थे जब तुम्हें वो कॉल आई थी। दाऊद ने कुछ किचन में जाते हुए हाँक लगाई। अच्छा, अगर इसमें कुछ हास है तो मैं क्या करूं? तारीफ़ें करूं क्या इसकी? दानिश ने फाइल बंद करके झुलाते हुए पूछा। वो हाइना गिलानी नाम से तंग आ चुका था। हाँ, तारीफ़ तो बनती है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम जैसे शख्स अपने अलावा किसी और की तारीफ़ नहीं कर सकता। तारीफ़ करना तो दूर की बात, तुम तो तारीफ़ सुन भी नहीं सकते। दाऊद ने भी जैसे इसे जलाने का पूरा इंतज़ाम कर रखा था। दाऊद, अगर मुझे अब तुम्हारी आवाज़ आई ना तो मैंने तुम्हारा जबड़ा तोड़ देना है, दानिश ने इसे वार्न किया। तो दाऊद के निकलते दांत एकदम अंदर को हुए। वह बोल नहीं सकता था, लेकिन मुस्कुरा ज़रूर रहा था, जबकि दानिश फाइलों को देख रहा था। वैसे जिन फाइलों और केस में तुम सर खपा रहे हो ना, हाइना गिलानी मिनटों में इन्हें हल कर सकती है। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि दाऊद की आवाज़ फिर से उभरी। दाऊद, तुम ना, दानिश कुछ कहते कहते रुक गया था। फिर वो झटके से उठा और अपनी फाइल्स उठाकर स्टडी रूम में घुस गया, जबकि दाऊद इसे अपना कहकर जब्त नहीं हुआ था। अब वो आराम से बैठकर टीवी पर मैच देख सकता था। रात के 12 बजने वाले थे। वो बेड से टेक लगाई बैठी थी। इसकी आंखें सामने खुली हुई खिड़की पर जमी थी। आज इसने पक्का तहिया किया हुआ था कि वो सोएगी नहीं, बल्कि जानकर रहेगी कि इस कमरे में रात को कौन आता है। इंतज़ार मुश्किल था। वो बैठी रही और फिर 12 बज गए, मगर गैर मामूली तौर पर ना तो आज कमरे में खुशबू फैली थी और ना इसे नींद आई थी। इंतज़ार और मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन कोई ना आया। वो जागती रही। 12:30 बज चुके थे, मगर वो खुशबू ना आई जिसकी वो पिछले 5 सालों से आदी हो चुकी थी। अब वो 15 साल की हो चुकी थी। अब इसने लोगों के दरमियान रहना सीख लिया था। अब वो कुछ भी गैर मामूली होता या होने वाला होता किसी को नहीं बताती थी। हाँ, अलबत्ता फ्रेंड अब भी कोई नहीं था इसका। बोर्डिंग हाउस में वो आज भी अकेली ही नजर आती थी। कहाँ हो तुम? वो हल्का सा बड़बड़ाई और इसके साथ ही खिड़की पर लटका सफ़ेद पर्दा हिला। मौसम ने एकदम करवट ली। बादलों की गरज चमक की आवाज़ अंदर तक आने लगी। एक बज चुका था। अब इसकी आंखें नींद से बोझिल होने लगी थीं। 5 मिनट बाद वो सोने के लिए लेट गई थी और इसके लेटते ही सब कुछ नॉर्मल हो गया था। इसने शायद ध्यान ही नहीं दिया कि बादलों के गरजने की आवाज़ अब बंद हो चुकी थी। वो नींद की गहरी वादी में उतर गई थी जब इसके बेड के पास रखे सोफे पर वो बैठा नजर आया। इंतहाई संजीदा तासुरात लिए वो इसे देख रहा था, शायद घूर रहा था। स्याह लिबास पहने वो इंसान नजर आने के बावजूद इंसान नहीं लग रहा था। मीरा कैसी हो? मीरा कैसी है नानो? लंदन से जीनिया का फ़ोन था। वैसी ही है। रेहान भी कोशिश कर रहा है, मगर वो लड़की अपनी ज़ात से बाहर नहीं निकल रही, दाऊद ने तासुब से बताया। आप लोग ऐसा करें, इसे मेरे पास भेज दें। यहाँ आएगी, दुनिया घूमेगी तो ठीक हो जाएगी। पाकिस्तान से इंडिया आकर भी वो वैसी ही है। लंदन जाकर इसमें क्या तब्दीली आएगी भला? काश मनाजिर बेटा यहाँ होता तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता, दादू बोली तो इनकी आवाज़ में रंज था। कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है नानो? 5 साल से वो एबनॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार रही है। 23 साल की होने वाली है। अगर वो ऐसे ही रही तो क्या बनेगा इसका? जीनिया के लहजे में खौफ सा था। हाँ, मुझे ये फ़िक्र भी है कि कहीं रेहान तंग आकर ना चला जाए। नहीं नानो, रेहान छोड़कर जाने वालों में से नहीं है। वो नहीं जाएगा। मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। जीनिया के लहजे में एक मान सा था रेहान के लिए। अल्लाह करे ऐसा ही हो, दाऊद ने दिल से कहा। अच्छा, मेरी मीरा से बात करवा दें आप। इसका फ़ोन आज ऑफ जा रहा है। अल्लाह जाने ये लड़की क्या करती है, फ़ोन का भी होश नहीं होता इसे। दादू बड़बड़ाती उठी और सिला को आवाज़ें देने लगी ताकि वो फ़ोन मीरा को दे आए, क्योंकि इनके लिए सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल हो जाता था। वो लॉन में बैठी थी ज़मीन पर। क्यारियों में मौजूद मिट्टी पर वो जो कि कुछ गीली सी थी, कुछ लिख रही थी। वो अपने काम में इतनी मगन थी कि किसी के आने जाने का होश नहीं था। एम फॉर मीरा। अचानक इसे अपने अकब से रेहान की आवाज़ सुनाई दी थी। एम फॉर मनाजिर। वो पहले तो चौंकी, फिर बिना इसकी तरफ देखे जवाब दिया। रेहान के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट मदम हुई। आर से तुम रेहान भी लिख सकती हो। वो अपनी जगह से हिला नहीं था। अलबत्ता मीरा की मिट्टी पर फिसलती उंगलियों में लर्जिश हुई थी। वो कुछ देर ऐसे ही बैठी रही, फिर कुछ कहे बिना उठी और वापसी के लिए मुड़ी, लेकिन इसे पता नहीं था कि इसके पीछे
शॉवर पड़ा हुआ था जिससे वो पौधों को पानी देती थी। इसका पाँव शॉवर से उलझा इससे पहले कि वो धड़ाम से गिरती, रेहान ने आगे बढ़कर इसे थामा। क्या है? कितनी बार कहा है फासले पर रहा करें। बजाय इसके कि वो रेहान को शुक्रिया अदा करती, मीरा फाड़ खाने वाले अंदाज में इससे अलग होकर बोली थी। अगर मैं फासले पर रहता तो तुम नीचे पड़ी होती इस वक्त। रेहान ने उंगली से ज़मीन की तरफ इशारा किया। तो? मीरा ने बेजारी से कहा। तो ये कि मुझे अच्छा ना लगता कि मेरे होते हुए मीरा ज़मीन बोस हो। वो अपनी मुस्कुराहट छुपा कर कह रहा था। और मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि आप मेरे करीब आएँ, दूर रहा करें। फासले पर, मीरा ने सख्त लहजे में कहा। ये तुम्हारी भूल है कि रेहान मीरा से दूर रहेगा। हाँ, अलबत्ता मीरा रेहान के करीब रहना चाहे तो रेहान को अच्छा लगेगा, वो शरारत से कह रहा था। और मीरा इसे घूरते हुए बिना जवाब दिए हाथ धोने चली गई थी। ज़मीन में दरारें पड़ी हुई थीं। आसपास के घर मलबे की शक्ल इख्तियार कर गए थे। बहुत ही खतरनाक ज़लज़ला आया था जिसका मैग्नीट्यूड 8 से ऊपर रिकॉर्ड हुआ था। और पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे। ये सेस्मियोलॉजिस्ट बहुत से पहाड़ों पर खड़े ज़लज़ले सेस्मियोलॉजिस्ट एक पहाड़ी इलाका था के बारे में मालूमात ले रहे थे। यहाँ के बाशिंदों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था। पता लगाया जा रहा था कि इतने खतरनाक ज़लज़ले की वजह क्या थी। दाऊद बता रहा था कि जब दानिश गौर से वहाँ मौजूद हर चीज़ का जायज़ा ले रहा था, अचानक इसकी नज़र सामने पहाड़ी पर खड़ी लड़की पर पड़ी। ये यहाँ क्या कर रही है? दानिश ने गुस्से से दाऊद से पूछा। वाओ, हाइना गिलानी, मिस वंडर, मैं जानता था कि वो यहाँ ज़रूर आएगी। दाऊद पुरजोश सा हाइना की तरफ बढ़ा जबकि दानिश दान पीस कर रह गया था। हेलो मिस वंडर, दाऊद ने इसके पास जाकर कहा। ओह हाय, कैसे हैं आप? वो मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ और मैं जानता था कि आप यहाँ मौजूद होंगी, दाऊद ने सरशार से लहजे में कहा। अच्छा, देख लें फिर, मैं यही हूँ। वो फिर मुस्कुराई। दोनों हाथों को इसने हमेशा की तरह जेबों में डाला हुआ था। दानिश तैमूर दूर खड़ा दोनों को देखकर जल रहा था। इसे दाऊद पर इंतहा का गुस्सा आ रहा था। तो क्या ख्याल है आपका इस आफत के बारे में जो यहाँ वकूअ पजीर हुई? दाऊद ने पूछा। वही जानने आई हूँ, हाइना ने कहते हुए हाथ पॉकेट से निकाले और एक जगह अच्छी तरह से चेक करके वहाँ घुटनों के बल बैठ गई। इस जगह में पड़ी दरार पर इसने अपने दोनों हाथ रखे और आंखें बंद की। वो जाने क्या महसूस करना चाहती थी या कहीं पहचानना चाहती थी। चंद ही सेकंड्स गुजरे थे कि वो एक झटके से पीछे हुई। इसकी आंखों में खौफ उभरा। आर यू ओके? दाऊद ने इसकी जर्द पड़ती रंगत को देखकर इसके पास बैठते हुए पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। हाइना ने फटाफट अपने हाथ वापस जेबों में डाले। वो खड़ी हो गई थी, अलबत्ता इसके चेहरे पर खौफ नुमाया था। दानिश तैमूर अब साइस्मोलॉजिस्ट के पास खड़ा इनसे बात कर रहा था। अभी कुछ ही पल गुजरे थे कि इसे एक और झटका लगा। वो पहाड़ी से नीचे की तरफ भागी। इसके चेहरे पर खौफ वाज़िह हो चुका था। कहाँ जा रही हैं आप मिस वंडर? दाऊद ने इसके इस तरह भागने पर हैरत से पूछा। शहर, वो शहर, जल्दी चलो। वो बस इतना कह पाई थी और दाऊद बिना कुछ सोचे समझे इसके पीछे भागा था। आ गई तुम रेहान? रेहान अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था जब इसे पीछे से आवाज़ आई। जी ताइमा, रेहान ने मुड़कर जवाब दिया। लेट हो गए हो आज तो काफ़ी। ताइमा के लहजे में परेशानी थी। जी बस सॉरी, मुनादिम हुआ। कोई बात नहीं बेटा, फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, मैं और तुम्हारे ताया खाने पर इंतज़ार कर रहे हैं। ताइमा ने मुस्कुरा कर और के नीचे तरफ बढ़ गई जबकि रेहान अपने कमरे में दाखिल हो गया। अंदर आने के बाद इसने कंधे पर लटका गिटार उतार कर सोफे पर रखा और खुद दीवार में लगे आईने के सामने खड़ा हो गया। कुछ देर वो इसी आईने को घूरता रहा। अचानक इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट उभरी और फिर आईने की तरफ बढ़ा। देखते ही देखते वो आईने के अंदर कहीं गायब हो गया। वो एक सुनसान सी जगह पर खड़ा था। वहाँ एक पुरानी सी स्याह हवेली नजर आ रही थी जो रात के अंदर में ज़्यादा खौफनाक मालूम हो रही थी। इसके कदम खुद ब खुद हवेली की तरफ बढ़े। बड़े से सहन से गुजरकर वो अंदर दाखिल हो गया था। छेंकड़ों के बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। चलते चलते वो एक कमरे के सामने रुका था जिसका दरवाज़ा बंद था। बंद दरवाजे के बाहर कुछ लिखा था। वो इसे देखने लगा। आ गए तुम? इतनी देर कर दी। एक खौफनाक सी आवाज़ दरवाजे के अंदर से उभरी। इतनी देर लगा दी तुमने? कोई जैसे बहुत ही गुस्से में था। माफ़ कर दो, आज थोड़ा सा लेट हो गया। मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो जान। वो खौफनाक आवाज़ अब खूबसूरत नस्वानी आवाज़ में ढल गई थी। वो लड़की जो अंदर बहुत ही तकलीफ़ में थी। हाँ, बहुत जल्द मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, वो कह रहा था। फिर इसने अपने कोट की जेब से कुछ निकाला। वो एक छोटा सा पैकेट था। वो घुटनों के बल नीचे बैठा और फिर इसने वो पैकेट खोला। अंदर एक लड़की का बाल था।
वो कुछ देर इसे देखता रहा। पता नहीं वो किस कश्मकश में था। इसकी निगाहों के सामने किसी का चेहरा उभरा था। जल्दी करो जान, अचानक आवाज़ फिर उभरी। हाँ कर रहा हूँ, वो किसी ट्रांस के ज़रिए असर बोल रहा था। और फिर इसने दूसरी जेब से लाइटर निकाल कर इसके बाल को आग लगा दी। 1 सेकंड के अंदर आग ने इस बाल को जला दिया था। मीरा हाथ में ट्रे उठाए दादू के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। दादू ने इसे चाय बनाने का कहा था। ट्रे में 2 कप चाय के रखे थे। वो पुरसुकून सी चाय लेकर लाउंज से गुजरती दादू के कमरे की तरफ जा रही थी। अचानक इसे एक झटका लगा और ट्रे इसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी। मीरा ने खौफजदा नज़रों से अपने हाथों को देखा, जिनका रंग सुर्ख पड़ चुका था। वहशत मीरा के चेहरे से छलक रही थी। वो नहीं जानती थी कि इसके साथ क्या हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसके हाथों में तकलीफ शुरू हुई थी, जो इतनी ज़्यादा हो गई थी जैसे उसके दोनों हाथों को जलती भट्टी में ठोंस दिया गया हो। वो दर्द इसके हाथों से होता अब इसके पूरे जिस्म में सिरायत कर रहा था। मीरा ने किसी को बुलाना चाहा, मगर आवाज़ इसके गले में दम तोड़ गई थी। वो चिल्ला भी ना सकी। और इसके बाद वो होशो हर्द से बेगाना लाउंज के कारपेट पर ढेर हुई थी। क्या तुम बताओगी मुझे मिस वंडर कि हम शहर में क्यों आए हैं? दाऊद ने हाँफते हुए अपने सामने खड़ी हाइना से पूछा, जो बहुत परेशान नजर आ रही थी। दाऊद इसके पीछे दौड़ता हुआ आया था और इसी वजह से इसका सांस फूला हुआ था। बताओ ना, वो आपसे तुम पर उतर आया था। हाइना ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। क्या कुछ अजीब होने वाला है? इसे खामोश देखकर दाऊद ने दोबारा पूछा। दाऊद के इस सवाल पर हाइना ने अपनी बंद आंखें खोली। कुछ अजीब नहीं, बहुत बुरा होने वाला है दाऊद। इसकी आवाज़ में खौफ वाज़िह था। हमें क्या करना चाहिए? दाऊद ने इसके साथ चलते हुए पूछा। 3 मिनट, हमारे पास बस 3 मिनट हैं। इसके बाद यहाँ से वो गुजरेगी। वो तेज़ तेज़ चलते हुए बता रही थी। मगर कौन कौन गुजरेगी? दाऊद हैरान था। ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। प्लीज़ यहाँ मौजूद लोगों से कहो कि वो यहाँ से जल्द अज जल्द निकल जाएं। लेकिन मैं इन्हें ऐसा क्या कहूँ कि वो यहाँ से भाग जाएं? दाऊद ने हैरानी से पूछा। तुम्हें इतना भी नहीं पता हाइना हॉर्न, तुम एक पुलिस वाले हो? दाऊद ने चढ़कर इसे देखा और इसकी बात समझते हुए दाऊद सामने मौजूद मार्केट की तरफ भागा। हे प्लीज़ यहाँ से जल्दी निकल जाएं, बॉम्ब है यहाँ पर। वो मार्केट में अनाउंस कर चुका था और चंद ही सेकंड्स के अंदर पूरी मार्केट में एक भूचाल आ गया था। लोग पागलों की तरह भाग रहे थे। एक वो थी जो सड़क के दरमियान में खड़ी थी, आंखें बंद किए किसी की मौजूदगी को महसूस करना चाहती थी, मगर शायद इसकी छठी हिस्स कहीं खो सी गई थी। वो चाहने के बावजूद कुछ महसूस नहीं कर पा रही थी। एक ही मिनट गुजरा होगा जब एक खौफनाक आवाज़ के साथ ज़मीन लर्जी सड़क दरमियान से फटना शुरू हुई थी। हर तरफ लोगों की चीखों पुकार सुनाई दे रही थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। दाऊद की नज़र अचानक उस पर पड़ी थी। सड़क दरमियान से फट कर रही थी, जिसके कपड़े को कैंची से काटा जाता हो। कोई चीज़ तेज़ रफ्तारी के साथ इसकी तरफ बढ़ रही थी। वो अपनी जगह पर खड़ी रही, जैसे जम गई हो। जब सड़क में पड़ने वाली वो दरार इससे 1 फुट के फासले पर पहुंची, हाइना गिलानी ने झट से आंखें खोली। इसकी आंखों में एक अजीब सा तासुर था। इसकी नज़रें नीचे ज़मीन पर जमी थी। हैरत अंगेज तौर पर सड़क में पड़ने वाली वो दरार इसी जगह पर रुक गई। ज़मीन के नीचे जैसे कोई चीज़ जोर लगा रही थी आगे बढ़ने के लिए, मगर वो सामने खड़ी थी। और फिर एक खौफनाक आवाज़ के साथ खामोशी छा गई, गहरी खामोशी। ज़मीन हिलना बंद हो गई। लोगों की उभरती चीखों में एकदम कमी आई। शाम के इस अंधेरे में जो अब रात का रुख धर गया था, वहाँ इस वक्त जो भी हुआ था वो दाऊद ने देखा था, सिर्फ दाऊद ने। वो हैरत से मुंह खोले से देख रहा था। जो बुत बनी सड़क के दरमियान खड़ी थी। ज़मीन के नीचे जो कुछ भी था वो वापस जा चुका था। हाइना गिलानी को अपनी आंखों के सामने अंधेरा चाहता महसूस हुआ। इससे पहले दाऊद कुछ समझता, वो बेहोश होकर नीचे गिर चुकी थी। हवेली के सारे अफराद इस वक्त मीरा के कमरे के बाहर खड़े थे। डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा था। ये शायद किसी डिप्रेशन का शिकार है। गरम गरम चाय गिरने के बायस शायद इनके हाथ जल गए हैं, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। सेठ साहब, डॉक्टर ने मीरा के चेकअप और इसके हाथों पर मरहम लगाने के बाद सेठ सरमद मीरा के चचा से कहा। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। सरमद चाचू कहते हुए डॉक्टर के साथ बाहर चले गए। अल्लाह जाने मेरी बच्ची को किसकी नज़र लग गई है, जो यहाँ इतनी दूर आकर भी नहीं उतर रही। दादू ने नम लहजे में कहते हुए मीरा के पास बैठ गई। ये नज़र आज थोड़ी लगी है दादू, ये तो 5 साल पहले ही लग गई थी। सिला ने तासुब से जवाब दिया। दादू ने अफसोस से मीरा को देखा और फिर तस्बीह पर कुछ पढ़कर इस पर फूंकने लग गई।
सिला कहकर रुकी नहीं थी, वो कमरे से बाहर निकल आई थी। अब इसका रुख अपने कमरे की तरफ था। एक ही शख्स था जिसको वो सब बता देती थी, सब कुछ, और वो था रेहान। हायना की आंख खुली तो इसने अपने आप को एक अजनबी जगह पर पाया। वो एक झटके से उठ बैठी। मुझे लगा कि तुम्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहिए, और शायद तुम ये पसंद भी ना करो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। मीरा ने मुड़कर देखा तो दरवाजे में दाऊद खड़ा मुस्कुरा रहा था। ये कौन सी जगह है? हायना ने बेड से उतरते हुए पूछा। ये मेरा अपार्टमेंट है, फिक्र न करो, वो हुश्तिली से मुस्कुराया। और ये मेरा कमरा है। दाऊद को तो आदत है अजनबियों को उठाकर घर में लाने की, और फिर इन्हें मेरे कमरे में गेस्ट के तौर पर रखने की। दाऊद के पीछे ही दानिश अंदर दाखिल हुआ। इसके लहजे में हमेशा की तरह गुस्सा और जुलाहट थी। वो इसलिए कि मेरा कमरा बहुत गंदा होता है और वो किसी मेहमान के लायक हरगिज़ नहीं। दाऊद ने दानिश की बात का जवाब दिया, जबकि हायना होंको की तरह दोनों की नोक-झोंक सुन रही थी। मुझे जाना चाहिए। वो एकदम जाने के लिए उठी। अरे तुम कहाँ जा रही हो मिस वंडर? दाऊद ने हैरत से पूछा, जबकि दानिश अपने सर वार्डरोब में घुसाए बुरी तरह से कुछ ढूंढने में मगन था। अपने घर, हायना ने दो लफ्ज़ी जवाब दिया। ऐसे दो लड़कों के अपार्टमेंट में इस वक्त बहुत ही घबराहट हो रही थी। आप परेशान ना हो, मेरी सिस्टर आती होंगी बस। एक्चुअली वो अपना रूम लॉक्ड रखती हैं, इसलिए मुझे आपको इस रूम में लाना पड़ा। अगर वो यहाँ पर होती, इसका रूम लॉक ना होता, तो आप ज़रूर इस वक्त इसके कमरे में होती। मैं माजरत चाहता हूँ इस सब के लिए, दाऊद ने इंतहाई शाइस्ताना अंदाज में कहा। मेजर दानिश ने कबर्ड से मुंह निकालकर इसे हैरत से देखा। इट्स ओके मिस्टर दाऊद, एंड थैंक्स कि आप मुझे हॉस्पिटल नहीं ले गए। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। मुझे आज की कहानी जाननी है, तुमने वो सब कैसे किया? दाऊद अभी तक हैरान था, जबकि ऑफिसर दानिश तो दाऊद की बात पर यकीन नहीं कर रहा था। मैं खुद कुछ नहीं जानती, मैं इस वक्त घर जाना चाहती हूँ, हायना ने बेतासुर से लहजे में कहा। दाऊद ने इसकी कैफियत समझते हुए अस्बात में सर हिलाया, और यूं मिस वंडर खामोशी से इनके अपार्टमेंट से चली गई। अब ये खौफनाक मुंह अलमारी से बाहर निकाल लो, जा चुकी है वो, दाऊद ने जले हुए अंदाज में दानिश से कहा। कमरे से बाहर निकल गया। आज पर सिर्फ दानिश के रवैये की वजह से वो मिस वंडर को जान नहीं पाया था। जो कुछ भी आज हुआ वो इसके लिए एक नाकाबिले यकीन हकीकत थी। वंडर मगर जाना अब इसके सामने मिस वंडर। ये कैसा हुआ? रेहान ने मीरा के हाथों की तरफ देखते हुए सिला से पूछा। पता नहीं रेहान भाई, जब मैंने देखा तो मीरा लाउंज में बेहोश पड़ी थी और इसके हाथ जले हुए थे। क्या ये लड़की बेवकूफ़ है? कोई इस तरह कैसे कर सकता है? कोई खुद को इतना नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? रेहान को इतना इंतहा का गुस्सा आया हुआ था। वो मज़ीद वहाँ नहीं रुक सकता था। बेवकूफ़ लड़की, वो कहते हुए मीरा के कमरे से बाहर निकल आया था। रेहान भाई, सिला इसे पुकारते हुए इसके पीछे भागी। जी, वो रुका। आप जा रहे हैं? हाँ, मुझे कुछ काम है, कुछ देर तक आता हूँ। वैसे भी मैं मीरा को इस हालत में नहीं देख सकता। अचानक रेहान की आवाज़ में नमी सी घुली। वो सिला का जवाब सुने बगैर आगे बढ़ गया था। तुम्हें पता है मीरा, लंदन बहुत खूबसूरत है, जीनिया मोबाइल पर मीरा से कह रही थी। पता नहीं आपी, मेरे लिए तो खूबसूरती कहीं खो सी गई है, मीरा ने भीखी सी आवाज़ मुस्कुराहट के साथ कहा। खूबसूरती फिर से उजागर हो जाएगी जब तुम यहाँ आओगी, कोशिश करोगी, मीरा ने बरनाल अपने दाएं हाथ पर जो जल गया था लगाते हुए जवाब दिया। कोशिश नहीं, तुम आ रही हो अगले हफ्ते सिला के साथ। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, जीनिया आपी ने अपना आखिरी फैसला सुनाया। और मीरा खामोश होकर रह गई थी। वो क्या जवाब देती? वो तो किसी को ये तक न बता पाई थी कि इसके हाथ चाय से नहीं जले, कैसे जले वो तो ये खुद नहीं जानती थी। और सुनाएं आप, काशान बाई कैसे हैं? मीरा ने सर झटक कर आंखों में आई नमी को पीछे खींचा, और फिर कुछ देर बाद वो अपने जहन से ये बात निकालने में कामयाब हो गई थी। मीरा अपने कमरे में पैकिंग कर रही थी। इसका दिल किसी भी किस्म के जज्बात से आरी था। वो सिला के साथ ही इंग्लैंड जा रही थी। मीरा, किधर हो? सिला पुकारती हुई इसके कमरे में दाखिल हुई थी। तुमने पैकिंग कर ली? वो हैरानी से पूछ रही थी। हाँ, कर ली, मीरा ने इसे बिना देखे जवाब दिया। वैसे मीरा, मैं सोच रही थी कि इतने दिन हो गए हैं रेहान भाई नहीं आए हवेली में। सिला के दिमाग में जो बात चल रही थी इसने मीरा से कह दी। मुझे क्या पता, मीरा ने कहा। ये फूल उन्होंने भेजे हैं तुम्हारे लिए। सिला ने कमर के पीछे किया हुआ हाथ इसके सामने किया। खूबसूरत गुलाब अपनी तमाम तर खूबसूरती के साथ इसके सामने थे। रख दो इन्हें। मीरा ने इन फूलों को हाथ नहीं लगाया, और सिला ने वो फूल इसके ड्रेसिंग पर रखे गुलदान में वो फूल डाल दिए। कुछ देर वो इधर उधर की बातें करने के बाद वहाँ से चली गई, जबकि मीरा ने सुख का सांस लिया। अच्छी बात है जो वो चुप क्यों नहीं आता, मुझे कोफ्त होती थी। वो अपने आप से बातें कर रही थी।
हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वो कॉलेज का बैग पहने, ऊपर बरसाती पहने तेज तेज कदम उठा रही थी। वो टीन एज थी, मगर उसका दिमाग टीन एज से बाहर निकल आया था। अचानक एक बहुत ही भली खुशबू इसके इर्द गिर्द लिपटी। वो चौंक कर रुकी, इधर उधर देखा, मगर इसे वहाँ कोई नज़र नहीं आया था। और इसकी खुशबू मेरे साथ सफ़र करती है, वो बड़बड़ाई। हनी, किसी ने इसे पुकारा। वही धीमा लहजा। वो झटके से पलटी। बारिश ने रफ्तार पकड़ी और दूर कहीं धुंध में लिपटा वो खड़ा था। जाने कौन था, जो बचपन से इसके साथ था, हमेशा फासले पर रहा। आज वो इसे पहली बार नजर आया था, मगर कुछ इस तरह से कि वाज़ेह नहीं था। एक लंबा सा स्याह कोट पहने, जिससे इसका चेहरा छुपा था। वो दूर खड़ा था। हनी का दिल जोर से धड़का था। इसने अपने कदम दूर खड़े शख्स की तरफ बढ़ाए, मगर जितना वो इसके करीब जा रही थी, इतना वो दूर हो रहा था। कौन हो तुम? वो बरसती बारिश में चिल्लाई, और फिर इसके साथ ही इसकी आंख खुल गई। वो मंज़र जब वो पहली बार इसके सामने आया था, वो भूल नहीं पाती थी। वो बेड से नीचे उतरी। इसके कमरे की खिड़की खुली थी। इसके आगे बढ़कर खिड़की बंद की। लंदन में सर्दी बढ़ती जा रही थी। अचानक इसकी नज़र खिड़की बंद करते हुए नीचे रोड पर पड़ी। वहाँ इसे कुछ पुलिस वाले दिखाई दिए थे, और फिर एक ही पल के अंदर वो सारा मामला समझ गई थी। मीरा गहरी नींद में थी। काफ़ी दिनों बाद वो पुरसुकून नींद सो पाई थी। अचानक ड्रेसिंग टेबल में रखा गुलदान हिलना शुरू हुआ था। हिलते हिलते वो नीचे गिरा, और इसमें से एक साया सा निकला। गुलदान गिरकर टूटने की आवाज़ पर मीरा झटके से उठी, इससे पहले कि वो कुछ समझती। जीरो बल्ब की रोशनी में इसे अपने कमरे में एक बड़ा सा साया नजर आया था, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। इसके काले साये को देखकर मीरा की आंखें खौफ से फैल गई। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन चीख इसके गले में ही अटक गई थी। इससे पहले कि वो साया मीरा की गर्दन को दबोचता, एक झटके से मीरा के कमरे का दरवाज़ा खुला और उसका पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। वो साया एक पल में ही गायब हो गया। क्या हुआ मीरा, तुम ठीक हो? दरवाजे पर मीरा की चच्ची खड़ी थी। इसने मीरा के चेहरे पर खौफ और इसे इस तरह बैठे देखा तो पूछा, जी चची, मैं ठीक हूँ। वो बस प्यास लगी थी, पानी पीने के लिए उठी थी। मीरा ने इन्हें यकीन दिलाना चाहा। वो खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, अलबत्ता खौफ के आसार इसके चेहरे से झलक रहे थे। अच्छा, मुझे तुम्हारे चाचू ने यहाँ भेजा है। वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें देख कर आऊँ कि तुम सो भी रही हो या नहीं। जी, मैं सो रही थी, बस पानी पीने के लिए उठी थी। मीरा ने वही जवाब दोहराया। ओह, ये गुलदान कैसे गिरा? चची ने ड्रेसिंग टेबल के पास पड़े गुलदान को देखकर पूछा। पता नहीं, शायद हवा चलने के बायस गिर गया हो। मीरा ने जग से गिलास में पानी डालते हुए कहा। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो भी तक खौफ के ज़ेरे असर थी। लेकिन तुम्हारे कमरे की खिड़की तो बंद है, फिर हवा कहाँ से आ गई? चची ने जैसे तफ्शीश की। शायद किनारे पर रखा हो और खुद ही गिर गया हो। मीरा ने इन्हें मुतमईन करने की कोशिश की। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, मैं सुबह से साफ करवा दूंगी। तुम ज़रा ध्यान से कांच मत लगवा लेना। वो फिक्रमंदी से कह रही थी। मीरा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मीरा को मुतवज्जा ना पाकर चची ने दोबारा पूछा। हाँ जी, मैं ठीक हूँ, आप बेफिक्र होकर जाएं और जाकर सो जाएं। मीरा ज़बरदस्ती मुस्कुराई। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, चची ने इसका गाल थपथपाते हुए कहा, और कमरे का दरवाज़ा बंद कर चली गई। इनके जाते ही मीरा का दिल फिर किसी कैदी परिंदे की तरह फड़फड़ाने लग गया। इसने बेड पर लेटकर मुँह कंबल के अंदर छुपाया और जितनी दुआएं भी आती थी इन्हें पढ़ना शुरू किया। अब वो सो नहीं सकती थी। बाकी की रात ऐसे ही डर डर कर गुजरनी थी। So ji, this is the end of this episode. Hope you will like it, and please subscribe, share and comment.